Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 18 मई 2022 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोग को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वो एक टेलीग्राम चैनल पर ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग इस टीएनए के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। अदरवाइज़ इस तरीके से वो चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, फिर सर्च बॉक्स में टाइप कर देना दीपक यादव एजुकेशन। आपके सामने इस प्रकार से ये तीनों चैनल्स ओपन हो जाएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है, एक के आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर भी आपको 20,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो तीनों ही चैनल्स को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको टीएनए का पीडीएफ, द हिंदू का पीडीएफ और साथ ही साथ में डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग वगैरह करवाई जाती है। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो यह है कि वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी नई नई बातें हम लोग को यहाँ पर जानने को मिलने वाली हैं। अगला ही आर्टिकल जो होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। बहुत डिटेल में आपको मैं स्पेस के रिगार्डिंग, रॉकेट के रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो यह है हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। इसको हम लोग एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर। अभी हुआ क्या है, जो गगनयान मिशन है, गगनयान मिशन के लिए एक रॉकेट बूस्टर को तैयार कर लिया गया है। इस रॉकेट बूस्टर का नाम है HS-200। तो हुआ क्या, ये आप देख पाओगे, इस रॉकेट बूस्टर की एक प्रॉपर टेस्टिंग कर ली गई है और ये टेस्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इन बूस्टर्स को रॉकेट में फिट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग इस गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे। गगनयान मिशन को अभी लॉन्च करने में थोड़ा सा समय लगने वाला है। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की जाएंगी। इस आर्टिकल को मैंने द हिंदू के वीडियो में कवर किया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी अलग से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और कुछ आर्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको मैं दोनों ही वीडियोज़ के अंदर लेकर चलता हूँ। तो अगर जिसने पढ़ रखा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस अलग से और भी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं ये आर्टिकल हमारे सिलेबस में कहाँ पर रिलेट हो पाएगा। तो जीएस पेपर 3 के अंदर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी का, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। तो बेसिक सी न्यूज़ का निकल कर आती है। न्यूज़ ये है कि जो भारत का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने यहाँ पर एक टेस्ट पूरा कर लिया है। वो है एक बूस्टर का टेस्ट, ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर। इस बूस्टर को नाम दिया गया है HS-200। अब ये जो बूस्टर है ये गगनयान मिशन में एक सबसे बड़ी हेल्प करेगा। अब बूस्टर होता क्या है, देखो मान लो ये एक रॉकेट है, यह है GSLV रॉकेट। अब GSLV Mark 3 रॉकेट है, इसी रॉकेट का इस्तेमाल करके हम लोग गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे। गगनयान मिशन 3 फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहले दूसरा जो होगा वो हमारा ट्रायल होगा, फिर तीसरे फेज में हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपरली गगनयान मिशन को लॉन्च करेंगे। अभी 2022 के अंदर मिड में, यानी जून जुलाई के आसपास, फिर उसके बाद 2022 के एंड दिसंबर में भी आप देख पाओगे गगनयान मिशन की काफ़ी चर्चा होने वाली है। तो इस साल आप बहुत बार पढ़ने वाले हो गगनयान मिशन, इसी वजह से इसको ध्यान में रखना। अब हम कहाँ पे थे, हम डिस्कस कर रहे थे बूस्टर के बारे में। तो आपने देखा ये रॉकेट है, रॉकेट के अंदर जो ये साइड में लगा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं बूस्टर। अब इसी बूस्टर की मदद से जो ये रॉकेट है ये उड़कर जाएगा, इसको एक थ्रस्ट मिलेगा और ये रॉकेट आराम से ऊपर अंतरिक्ष तक पहुँचेगा। तो ये बूस्टर का एक सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो गगनयान मिशन के लिए जो हमारा GSLV Mark 3 रॉकेट तैयार किया जा रहा है, इसी के अंदर ये बूस्टर को लगाया जाएगा, जिस बूस्टर की भी अभी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है। अब इस आर्टिकल को आप देख पाओगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसरो सक्सेसफुली टेस्ट ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर। उसके बाद एक आर्टिकल आप देख पाओगे ये द हिंदू का है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ कलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। अब पहले तो हम लोग इस बूस्टर के बारे में छोटी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ये जो बूस्टर होने वाला है ये हमारे GSLV का पार्ट है, इस रॉकेट का हिस्सा होगा। हमने देख लिया कहाँ पे लगाया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि GSLV है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप लास्ट वाला वर्ड देखो SLV, आप इससे ही समझ रहे होंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला वाहन है, सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल है। बस इसके आगे जियो सिंक्रोनस लगा दिया क्योंकि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर लॉन्च करता है। अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा GSLV के बारे में, डोंट वरी। जियो स्टेशनरी क्या है ये सारी बातें हम लोग कवर करेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ पर बूस्टर के बारे में समझो कि जो ये GSLV Mark 3 रॉकेट है
ये जो गगनयान मिशन के लिए हम लोग लॉन्च करेंगे, इसी के लिए अभी 2 बूस्टर्स तैयार कर लिए गए हैं, H200 बूस्टर। और इस बूस्टर का जो यहाँ पर डायमीटर वगैरह है, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 20 मीटर का लंबा ये बूस्टर है। इसका जो डायमीटर है वो 3.2 मीटर्स के आसपास का देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में ये दुनिया का सेकंड ऑपरेशनल बूस्टर देखने को मिलेगा जो कि सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करेगा। सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बूस्टर ये बन गया है इंडिया के अंदर में, जो कि इसरो की साइड से बनाया गया। अब इसके डिज़ाइन और डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, कहाँ पे कंप्लीट किया गया है। तो इसको कंप्लीट किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पर, जो कि आपको केरला के थिरुवनंतपुरम में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे रॉकेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। रॉकेट आप देख पाओगे GSLV Mark 3 रॉकेट होने वाला है। ये यहाँ पर आपको रॉकेट ऐसा देखने को मिलता है। ये बूस्टर होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। इस रॉकेट के अंदर अलग अलग स्टेज होती हैं। ये आप ऊपर जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेलोड। अब पेलोड यहाँ पर क्या होता है, मान लो यहाँ पर हम लोग गगनयान मिशन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो गगनयान मिशन में हम लोग बेसिकली 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे। और इन 3 लोगों में से 2 यहाँ पर मैन होने वाले हैं, 1 वेमेन होने वाली है। अब इन तीनों लोगों को कहाँ पर बैठाकर भेजा जाएगा, तो वो इसी पेलोड में बैठाकर भेजा जाएगा। या फिर आपका एक और क्वेश्चन होगा, हम लोग सैटेलाइट वगैरह इस रॉकेट से लॉन्च करते हैं, वो कहाँ पे रख के लॉन्च करते हैं। तो आप देख पाओगे उन सारी सैटेलाइट्स को रॉकेट के पेलोड वाले हिस्से में, यानी इस वाले हिस्से में रख के लॉन्च किया जाता है। होता क्या है, रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है, इस पेलोड को अलर्ट कर देता है, इसमें से सैटेलाइट निकल के लॉन्च हो जाता है और बाकी रॉकेट ये अंतरिक्ष में तैरता रहता है, जिसको हम लोग स्पेस डेब्रिस या फिर अंतरिक्ष का कचरा के नाम से जानते हैं। अब इस GSLV Mark 3 रॉकेट के अंदर आपने देख लिया पेलोड क्या है। दूसरा यहाँ पे क्रायोजेनिक स्टेज आती है। क्रायोजेनिक स्टेज यहाँ पर एक खतरनाक सी स्टेज है। यहाँ पे जो टर्म्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस स्टेज को बनाने में हमें बहुत टाइम लग गया, ठीक है, बहुत टाइम बाद हमने इसको डेवलप किया। हालांकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा रॉकेट के मामले में पीछे हो गए थे इसी क्रायोजेनिक स्टेज को डेवलप करने में। अब ये होती क्या है स्टेज, तो यहाँ पर हम लोग लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हीलियम लिक्विड हो गया। अब आप कह सकते हो इसमें हाइड्रोजन लिक्विड और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। अब लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखो इसको इसमें क्रायोजेनिक स्टेज में रखा जाता है बिल्कुल ठंडा कर बिल्कुल ठंडा। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है इसको -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसी प्रकार से ऑक्सीजन को -183 डिग्री पर रखा जाता है। ये आप समझ रहे हो कि -250 और -183, तो आप तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई ये तो जम जाता होगा, हाइड्रोजन तो इतने में जम जाएगा, ऑक्सीजन भी जम जाएगा। लेकिन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यही एक टेक्नोलॉजी है कि इतने डिग्री पर होने के बावजूद भी यहाँ पर इसको जमने नहीं देता। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको एक खास टेक्नोलॉजी बोला जाता है। हालांकि इसको लेकर काफ़ी विवाद हो गया था, इसरो का जासूसी कांड हो गया था इतिहास में, आपको याद होगा, है ना। वो सारी चीज़ें वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर कभी मैं बाद में चर्चा करूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसी पर रहते हैं। क्रायोजेनिक स्टेज हमने समझा। फिर उसके बाद एक स्टेज यहाँ पर इसी रॉकेट में आप देख पाओगे, यहाँ पर ये आ जाता है हमारा लिक्विड स्टेज, ठीक है, ये वाला आप देख पाओगे। क्रायोजेनिक आपने समझ लिया, इधर फिर एक स्टेज ये आ जाता है। फिर यहाँ पर अपने बूस्टर्स आ जाते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप बूस्टर के बारे में ध्यान रखना, मैंने आपको ढेर सारी वैसे अलग से इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो हमने इस स्ट्रक्चर को, इस पिक्चर को अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको बता रहा था कि GSLV होता क्या है, क्योंकि इसी रॉकेट के अंदर इन बूस्टर्स को ऐड किया गया। GSLV यहाँ पर एक पावरफुल रॉकेट है। ये इतना पावरफुल रॉकेट है कि भारी से भारी सैटेलाइट को ले जाकर अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकता है। कितनी दूर, तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर, कितना 36,000 किलोमीटर दूर पर ले जाकर सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। ये इसकी पावर है। अब 36,000 किलोमीटर्स पर ले जाकर लॉन्च करने का फ़ायदा क्या होगा, थोड़ा सा हम एक यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझते हैं। आप यहाँ पर ये पिक्चर देखो, ये आपको अर्थ देखने को मिलेगा। अर्थ पर जो हमारे पोल्स होते हैं, जैसे कि ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, नीचे हो गया साउथ पोल। अब इस पोल के ऊपर जो एक ऑर्बिट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। और आपको ध्यान होगा रॉकेट हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो है GSLV। इसी प्रकार का एक और रॉकेट होता है, वो होता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, यानी कि वो पोलर ऑर्बिट पर, नॉर्थ और साउथ पोल पर अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ठीक है। उस रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग सैटेलाइट को इस ऑर्बिट पर लॉन्च कर सकें। अब जो हम लोग GSLV रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा है, जो सबसे दूर आपको देखने को मिलेगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है
पृथ्वी से वो लगभग 36,000 किलोमीटर्स के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब होता क्या है यहाँ पर, आप देख पाओगे इसका एक फ़ायदा यह है कि मान लो हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया, सैटेलाइट यहाँ पर आ गई और इस सैटेलाइट को हमने टारगेट सेट कर दिया इसका कि ये भाई इंडिया के ऊपर ध्यान रखेगी, इंडिया के ऊपर निगरानी रखेगी। अब खास बात यह है कि पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही होगी, आपको पता है पृथ्वी यहाँ पर घूमेगी, पृथ्वी जैसे जैसे घूम रही होगी ये सैटेलाइट भी उसके साथ साथ ऐसे ही घूमता रहेगा। ये इसकी खास बात है जीएसएलवी की। क्लियर हो गया? तो हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में भी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। अब मैंने आपको बताया कि बहुत भारी भारी सैटेलाइट्स को ले जाकर लॉन्च कर सकता है और इसी प्रकार से आप देख पाओगे लगभग 10,000 किलोग्राम की सैटेलाइट को ले जाकर ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। इतनी पावर है जीएसएलवी रॉकेट में। जीएसएलवी रॉकेट में क्रायोजेनिक अपर स्टेज देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। इसको तो हमने खुद डेवलप किया, काफ़ी समय लगा। उससे पहले हम लोग अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे, यूरोप के ऊपर, अलग अलग देशों के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी काफ़ी ज़्यादा रहा करती थी। लेकिन आज के टाइम पर इंडिया और जो हमारा इसरो है, इसरो जो कि है हमारे लिए एक प्राइड है, वो सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है। हम लोग हर एक सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, हमारे पास में इतनी पावर है। इनफैक्ट आज के टाइम पर हम दुनिया भर के सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, इतनी आगे हम लोग निकल चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया इस रॉकेट के अंदर 3 स्टेज होते हैं। यहाँ पर S-200 का स्टेज, फिर लिक्विड प्रोपेलेंट और क्रायोजेनिक स्टेज, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब रॉकेट का इवोल्यूशन कैसे होता है? सबसे पहले तो आप देख पाओगे ना, हम लोग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए कराते हैं, SLV करके नाम होता है, फिर ASLV आता है, फिर PSLV आता है, फिर GSLV आता है और GSL से भी बड़ा GSLV Mark 3 आता है। Mark 3 जो कि अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसी Mark 3 का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं गगनयान मिशन में। अभी मैं आपको, जब हम लोग वीडियो का या फिर इस आर्टिकल के एंड पर आएंगे ना, तो इस आर्टिकल के एंड में मैं आपको इन सारी व्हीकल्स के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। हालांकि ये आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसको हम लोग कहीं से कहीं तक स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस साल 3-4 बार चर्चा में आने वाला है और अगले साल भी ये चर्चा में रहने वाला है। इस वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा एक प्रॉपर एनालिसिस करके चलेंगे। PDF आप जरूर डाउनलोड कर लेना। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसरो की, तो एक टाइम ऐसा था कि जो इसरो के साइंटिस्ट हुआ करते थे, आप यहाँ पर देख पाओगे, वो इस प्रकार से सैटेलाइट को लॉन्च करा करते थे। यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास रॉकेट का कोई भी इतना, आप कह सकते हो कि हमारे पास इतना मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी। इनफैक्ट ये आप देख पाओगे इस प्रकार से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता था, वो भी पेड़ के माध्यम से, कोकोनट के पेड़ के माध्यम से। तो ये एक समय था जब जो दूसरी कंट्रीज, बाहर की विदेशी कंट्रीज थी, ब्रिटेन था, US था, ये सब यहाँ पर इंडिया का मजाक बना देते कि देखो यहाँ पे इसरो क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, किस प्रकार से सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। आप देख पाओगे साइकिल पे ये रख के ले जा रहे हैं रॉकेट। इस प्रकार से यहाँ पे रॉकेट तैयार किया गया था। लेकिन आज के टाइम पर भारत कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। इसके पीछे इसरो का और इसरो के साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब आप देख पाओगे हाँ, इंडिया कहाँ पर देखने को मिलता है, अब हम दुनिया भर की सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। क्लियर हुआ? इसी वजह से इसका थंबनेल लगाया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इनफैक्ट पढ़ते वक्त शरीर में गूज़बम्प्स पैदा करती हैं, यार इंडिया ने क्या किया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग आए हैं। अब जो इंडिया के पास अलग अलग रॉकेट्स है, हमारे इसरो ने किस प्रकार से अलग अलग रॉकेट्स को बनाया है, पहले SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV Mark 3, इन सब रॉकेट्स के बारे में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा वेट करो, आर्टिकल के लास्ट में जब आएंगे तो वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। आप लोग चाहो तो ना, तो फिर इन चीज़ों को नोट डाउन करते भी चलना, जो भी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर मिलता रहा है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट मिल रहा है वो सब नोट डाउन भी कर सकते हो। वैसे PDF आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट होगा। 3-4 बार मैं यहाँ पर बोल चुका हूँ, हर एक एग्जामिनेशन में इसको लेकर क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है गगनयान मिशन के बारे में, क्योंकि ओवरऑल हमने जितना भी कुछ पढ़ा है अभी रॉकेट बूस्टर के बारे में, रॉकेट के बारे में, वो सब गगनयान मिशन के लिए तो तैयार किया जा रहा है। अब ये गगनयान मिशन है क्या? देखो रिसेंट डेज में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे जो एक तरीके से साइंटिस्ट हैं इसरो के, उनका कहना यह है कि हम लोग जल्दी से गगनयान मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। गगनयान मिशन के साथ साथ एक और डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट क्या होने वाला है कि 2030 तक भारत का खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा। मतलब स्पेस में भारत का खुद का एक कमरा सा हम लोग यहाँ पर बनाकर स्पेस में छोड़ देंगे। आज के टाइम पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। इस स्पेस स्टेशन को बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया है। यहाँ पे नासा ने, यानी कि जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस यहाँ पे रशिया का स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान का, ESA यूरोप का, CSA कनाडा का, तो इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस स्पेस स्टेशन को बनाया। दूसरा कंट्री आप देख पाओगे चाइना ने भी अपने स्पेस स्टेशन को बना दिया है। चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप कर दो।
अब भारत भी 2030 तक अपना खुद का इस प्रकार से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तैयार करेगा। ये तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एक अलग से टॉपिक, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर इसको लेकर भी आर्टिकल के अंदर पब्लिश किया गया है। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं गगनयान मिशन की तरफ। गगनयान मिशन क्या होने वाला है? देखो, गगनयान मिशन हमारे इसरो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन होने वाला है। इस मिशन के अंदर में हम लोग 3 बार, मतलब आप कह सकते हो 3 फ्लाइट्स को भेजा जाएगा एक ऑर्बिट पर। हम लोग 3 बार इस मिशन को कंडक्ट करेंगे, जिसमें से पहला और दूसरा ट्रायल होगा, और थर्ड में हम लोग एक प्रॉपर मिशन कंडक्ट करेंगे। थर्ड वाला जो यहाँ पे फ्लाइट भेजी जाएगी ना, उसके अंदर ह्यूमंस को भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में 3 लोगों को भेजा जाएगा, जिसमें से 2 मेन होंगे और 1 वेमेन, ये मैंने आपको बताया। तो पहले की जो 2 फ्लाइट्स होने वाली है वो अनमैन्ड होने वाली है, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होगा। पहले वाले में तो कुछ भी इंसान नहीं होगा, दूसरे वाले में एक रोबोट रख के भेजा जाएगा, तीसरे वाले में यहाँ पर डायरेक्टली 3 लोगों को भेजा जाने वाला है। आगे आते हैं। अब जो ये गगनयान मिशन मॉड्यूल होने वाला है, ये कैसा होगा, कैसे काम करेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये बेसिकली अर्थ के लो ऑर्बिट पर जाएगा। अर्थ का मैंने आपको बताया, अभी ऑर्बिट्स के बारे में समझा ना हमने, वहीं पर एक लो अर्थ ऑर्बिट है जो कि 300 से 400 किलोमीटर दूर है। तो जो 3 लोग अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे वो पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर भेजे जाएंगे, और वहाँ पर स्पेस में वो लोग 5 से 7 दिन रुक कर आएंगे। वो 5 से 7 दिन किस प्रकार से रुक कर आने वाले हैं, कैसे रॉकेट इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा आसान से शब्दों में। अब अगर भारत ये करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो इसी के साथ में हम लोग बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ में एक प्रॉपर लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये काम करने वाला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 देश बन चुके हैं, जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, ये ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। अब चौथा यहाँ पर भारत ये काम कर रहा है। 2023 में हम लोग इसको प्रॉपर कंडक्ट कर हम भी इस लिस्ट में अपना नाम शामिल करने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग मिशन में। ये आप देख पाओगे GSLV Mark 3 इसी रॉकेट का यूज़ करने वाले हैं। अभी हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, रॉकेट क्या है, बूस्टर क्या है, ये सब कुछ कवर किया। अब आते हैं कि कैसे उन 3 लोगों को भेजा जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग कुछ भेजते हैं अंतरिक्ष के अंदर रॉकेट के माध्यम से, तो वहाँ पे इसको पेलोड के अंदर रखकर भेजा जा रहा है। पेलोड वाला एरिया एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इसी पेलोड वाले हिस्से में ये 3 लोग बैठ कर जाएंगे। लेकिन कैसे बैठ कर जाएंगे? तो इसके अंदर एक होगा क्रू मॉड्यूल जिसमें 3 लोग बैठे हुए होंगे। एक ऊपर कमरा सा बना दिया जाएगा जिसके अंदर 3 लोग होंगे, और क्रू मॉड्यूल के नीचे ही यहाँ पर एक सर्विस मॉड्यूल को ऐड कर दिया जाएगा। तो क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को हम जोड़ देंगे, तो इससे ही पूरा का पूरा बन जाता है ऑर्बिटल मॉड्यूल। अच्छा, ये सर्विस मॉड्यूल को क्यों जोड़ा जा रहा है? सर्विस मॉड्यूल के अंदर भी अपने आप में एनर्जी जनरेट होगी, और यहाँ पर ये फायर छोड़ता हुआ, ये पावर जनरेट करता हुआ इस पूरे हिस्से को लेकर उड़ सकता है। तो मतलब आधा सफ़र तो ये रॉकेट तय करेगा, और फिर यहाँ पर ये आधा सफ़र जो यानी कि ये हमारा क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल है, ये दोनों तय करेंगे, क्योंकि इसमें से यहाँ पर आग निकलेगी और ये हमारे अंतरिक्ष में लेकर जाएगा इन 3 लोगों को। अब वो कैसे होने वाला है इसको भी समझेंगे हम लोग आगे। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि लो अर्थ ऑर्बिट पर, यानी कि इस वाले एरिया तक हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम लोग जाने वाले हैं। अब पेलोड हमने समझ लिया, पेलोड वही हो गया जिसमें क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, जो हमारा सर्विस मॉड्यूल है इसके अंदर भी आप देख पाओगे कुछ लिक्विड हमने इंजन्स लगा रखा है, फ्यूल इंजन्स लगा रखा है, जहाँ पे एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस ना बिल्कुल सेम वैसे ही होने वाला है जैसे ब्लू ओरिजिन ने किया था। पिछले साल स्पेस टूरिज्म चर्चा में था। स्पेस टूरिज्म बोले तो स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर एक यात्रा करना, घूम कर आना, और ऐसा हुआ है। अब ऐसा कैसे हुआ है? ये जो ब्लू ओरिजिन आपको स्पेस कंपनी दिख रही है, किसी कंपनी है जेफ बेजोस की, जिसको जो कि अमेजन के मालिक हैं, और उसका जैसे कि यहाँ पर स्पेस एक्स के यहाँ पर ओनर एलॉन मस्क हो गए, तो वैसे यहाँ पर ब्लू ओरिजिन के जो यहाँ पर ओनर हैं वो जेफ बेजोस हैं। तो इनकी जो यहाँ पर पूरी की पूरी स्पेस कंपनी है, इन्होंने एक काम करके दिखाया था। इन्होंने यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल एक काम किया था। इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो अपना रॉकेट तैयार किया, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक कमरा बनाया, कैबिन बनाया, जिसके अंदर लोगों को बैठाकर अंतरिक्ष में घुमा कर लेकर आए। वैसा ही बिल्कुल गगनयान मिशन होने वाला है। अब गगनयान मिशन का जो लॉन्चिंग होगी वो किस प्रकार से होगी इसको समझते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो GSLV Mark 3 है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं LV-M3 के नाम से। LV-M3 का मतलब है लॉन्च व्हीकल Mark 3।
और ये बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया रॉकेट के सारे प्रोसेस की क्या क्या यहाँ पर होगा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो चीज़ें वापस से यहाँ पर रिपीटेड हैं। मैंने आपको बताया कि जो पहली टेस्टिंग होगी वो बिल्कुल खाली होगी, हम लोग यहाँ पे किसी भी इंसान को नहीं भेजेंगे, तो एक पहला फ्लाइट टेस्टिंग हो जाएगी। पहली फ्लाइट टेस्टिंग कब होगी, तो ये हमारे साल 2022 के लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 2-3 महीने बाद ये देखने को मिलने वाली है। फिर दूसरी टेस्टिंग कब होगी, तो इस साल के एंड में दिसंबर के आसपास आप देख पाओगे। एक और जो सेकंड टेस्टिंग होगी वो इंटरेस्टिंग होगी। सेकंड टेस्टिंग के अंदर हम लोग इस रॉकेट में एक रोबोट भेजेंगे, उस रोबोट का नाम है व्योमित्र। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये है वो रोबोट, इस रोबोट को यहाँ पर भेजा जाएगा इसमें रखकर। फिर फाइनली हम लोग एक थर्ड टेस्टिंग करने वाले हैं, वो कब करेंगे, साल 2023 के अंदर। तो फाइनली साल 2023 के लिए हम लोग गगनयान मिशन को तैयार कर रहे हैं अभी से ही। तो साल 2023 में हम लोग अपने क्रू मेंबर्स को प्रॉपरली स्पेस में सेंड कर पाएंगे। अब गगनयान मिशन के अंदर क्या क्या होने वाला है, रॉकेट, क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, ये सब क्या है होने वाला है हमने डिस्कस कर लिया। अब फाइनली ये वर्क कैसे करेगा इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिरकार स्पेस में पहुंचेंगे कैसे। तो ये पूरा का पूरा जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में GSLV Mark 3 रॉकेट रख दिया गया, इस रॉकेट में पेलोड रख दिया गया, यहाँ पर वो 3 क्रू मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इस रॉकेट को छोड़ दिया गया। अब जैसे ये रॉकेट छूटता है 16 मिनट में ये रॉकेट हमारे लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुँच जाएगा जहाँ पे हमें इसको पहुँचाना है। अब जैसे यहाँ पर 16 मिनट के अंदर अंदर ये रॉकेट हमारे लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुँचा, ये क्या करेगा, अपने रॉकेट में से जो पेलोड वाला हिस्सा है ना, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर क्रू और सर्विस मॉड्यूल, ये पेलोड वाला जो हिस्सा हो गया, ये हिस्सा रॉकेट से अलग हो जाएगा, ठीक है। रॉकेट यहाँ पे अलग हो गया, ये रॉकेट अलग हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा अंदर दिख रहा है ना, ये अलग हो जाएगा, ये रॉकेट से बाहर निकल जाएगा। तो लो अर्थ ऑर्बिट तक पूरा रॉकेट पहुँचा। रॉकेट पहुंचने के बाद में ये वाला हिस्सा अलग हो गया ऊपर, और ये वाला हिस्सा अलग होने के बाद में इस प्रकार से वो हमारे स्पेस में, अंतरिक्ष में तैरता रहेगा 5 से 7 दिन तक, 5 to 7 डेज तक यहाँ पर इस प्रकार से वो तैरेगा अंतरिक्ष के अंदर। और फिर ये नीचे आना चालू होगा। जब ये नीचे आना चालू होगा तो इसका जो सर्विस मॉड्यूल है, जिसकी पावर जनरेशन की मदद से आ गया था, तो सर्विस मॉड्यूल तो इसमें से अलग हो जाएगा और क्रू मॉड्यूल जिसके अंदर लोग बैठे हुए हैं वो अलग हो जाएगा। अब सर्विस मॉड्यूल तो अंतरिक्ष में रह जाएगा, ठीक है, वहाँ पर वो स्पेस का कचरा बन गया, लेकिन जिसमें लोग बैठे हुए हैं वो नीचे गिरना चालू होगा, फिर नीचे गिरना चालू होगा और नीचे गिरता रहेगा। तो आप कहोगे क्या इस प्रकार से लैंडिंग होगी? नहीं, अगर इस प्रकार से लैंडिंग होगी तो फिर यहाँ पर ये जो क्रू मॉड्यूल है ये ऊपर ही जल के ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, लैंडिंग तो होगी, लेकिन अब गिरेगा जब नीचे तो इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है, क्योंकि इसकी स्पीड अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आराम से इसको लैंड करवा लेंगे। लेकिन कोई चीज़ है ही नहीं यार लैंड करवाने की, तो कैसे लैंड करवा सकते हैं? तो यहाँ पे दिमाग ये है कि जैसे ये नीचे गिरना चालू होगा, इसमें से पैराशूट निकल कर आएंगे 2। अब वो पैराशूट जैसे ही आएंगे, जिसकी जो स्पीड है वो नियंत्रण में आ जाएगी, उसकी गति जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब जैसी स्पीड कंट्रोल हो जाएगी भाई, ये धीरे 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 उतरेगा कहाँ पर? गुजरात के अरेबियन सी पर ये धीरे धीरे से उतर जाएगा। सी ऑफ गुजरात, अरेबियन सी में उतर जाएगा और वहाँ पे फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट में इसको रिकवर कर लिया जाएगा, लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा मिशन होने वाला है जो हम लोग साल 2023 में कंडक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? आई होप आपने बहुत कुछ यहाँ पे जाना है और एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। अब इस पूरे मिशन में लगभग यहाँ पर 10,000 करोड़ तक का खर्चा आएगा। 2022 में और 2023 तक फाइनल लॉन्च हो जाएगा और इसी के साथ में भारत इसको प्रॉपर जब कंडक्ट कर लेगा तो US, रशिया, चाइना के बाद में भारत चौथा कंट्री बन जाएगा इस लिस्ट में ऐड होने वाला। ये हमने डिस्कशन कर लिया। अब ये तो हो गई 2023 के मिशन। अब 2022-23 में हम लोग और भी बहुत सारे मिशंस लॉन्च करने वाले हैं। कुछ और भी हमारे पास अपकमिंग मिशंस है। वो कौन कौन से हैं? पहला है शुक्रयान मिशन, शुक्रयान वीनस मिशन। वीनस के ऊपर हम लोग अपने इस मिशन को भेजेंगे। अभी यहाँ पर इसकी जो डेट है वो 2023 से 24 कर दी गई है। रिसेंट डेज में यहाँ पर एक अपडेट आ चुका है। इसरो के जो यहाँ पर नए चेयरमैन है एस सोमनाथ जी, उन्होंने बोला 2024 के दिसंबर तक हम लोग शुक्रयान मिशन को भेज देंगे वीनस के ऊपर में। फिर आने वाले टाइम पर L1 आदित्य सोलर होने वाला है जो कि सूर्य की स्टडी करेगा। फिर उसका चंद्रयान 3 मिशन होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है, ठीक है। हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, उसके बाद में चंद्रयान 3 हम लोग यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। तो ये कुछ अपकमिंग मिशन हैं आने वाले टाइम पर जिनको लॉन्च किया जाएगा। अब जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया के पास में जो रॉकेट्स हैं वो अलग अलग हैं। अभी जो हम लोग गगनयान मिशन जिसके बारे में हमने ये सारी कहानी समझी है
वो GSLV मार्क 3 रॉकेट के माध्यम से हम लोग लॉन्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये GSLV मार्क 3 है प्लस GSLV है, PSLV है, ये रॉकेट कब कब आए, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसरो ने कितना कुछ किया, थोड़ा इसका इतिहास भी जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम लोग बात करते हैं लॉन्च व्हीकल्स की, यानी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले जो हमारे व्हीकल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं। सबसे पहला रॉकेट हमारे पास आता है SLV। इसका नाम होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पहला ऐसा रॉकेट होता है जिसको इसरो डेवलप करता है और नाम देता है SLV। फिर SLV के बाद आता है उसके बाद दूसरा ASLV। ASLV मतलब ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब SLV और जो ASLV है, दोनों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं। कितनी छोटी लाइट सैटेलाइट हो सकती है, तो कितनी छोटी, सा मतलब यह है उसका जो वजन है लगभग 150 kg के आसपास होगा। तो यहाँ पर उसको प्रॉपरली बहुत आराम से लो अर्थ ऑर्बिट तक लॉन्च किया जा सकता है SLV और ASLV के माध्यम से। तो स्टार्टिंग में हम लोग छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इन दोनों लॉन्च व्हीकल को बनाए। अब जो ये ASLV है, इसने ऑपरेट किया लगभग 1990s तक। उसके बाद आता है PSLV। उसके बाद यहाँ पर इसरो ने डेवलप किया PSLV। तो आपने देखा SLV, ASLV, देन PSLV। अब 1990s में जब यहाँ पर PSLV आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो ये PSLV है, इसको सबसे पहली बार लॉन्च कर दिया गया था 1994 में। उसके बाद यहाँ पर ये इसरो का मेन रॉकेट है। इनफैक्ट आज तक हम लोग काफ़ी सारे मिशन में PSLV का इस्तेमाल करते हैं और अभी तक तो PSLV के अंदर हम लोग बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। ये पहला इंडियन व्हीकल है जिसको लिक्विड स्टेज से यहाँ पर आप कह सकते हो कि फीचर किया गया था। अब जो PSLV है, अभी तक हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसरो आज तक इसको इस्तेमाल करता है। हम लोगों ने लगभग आप कह सकते हो कि 54 फ्लाइट्स सक्सेसफुली कंडक्ट करी है। 54 में से 52 तो बिल्कुल यहाँ पे एक प्रॉपरली इन सक्सेसफुल के कैटेगरी के अंदर आया है। उसके बाद बोला गया यहाँ पे जो चंद्रयान 1 था 2008 के अंदर, मार्स ऑर्बिटर मिशन हुआ 2013 के अंदर में, तो ये सारे मिशन भी PSLV से ही कंडक्ट किए गए हैं। तो इसरो ने आज के टाइम पर अभी PSLV के बाद एक और व्हीकल डेवलप कर लिया है, वो है GSLV। तो PSLV के बाद हमारे पास क्या आया, GSLV। GSLV बोले तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जो है ये और ज़्यादा पावरफुल रॉकेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका मकसद है कि बहुत भारी भारी सैटेलाइट्स को ले जाकर लॉन्च करना। अभी तक हम लोग बहुत हल्की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे थे। अब GSLV का मकसद है कि लगभग 10,000 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को भी ये लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ऑलरेडी कवर कर ली है। अब भैया PSLV GSLV के बाद आता है SSLV। अब ये SSLV क्या है, यह है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी कि अभी हमारे पास और भी छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं जिनका वजन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उनको लॉन्च करने के लिए क्या हम इतने बड़े बड़े रॉकेट इस्तेमाल करेंगे? नहीं। तो उनको लॉन्च करने के लिए हमारे पास कोई व्हीकल होना चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पर SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखने को मिल जाएगा आपको। ये बेसिकली दुनिया भर की डिमांड में है। यहाँ पे छोटी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। कितनी छोटी हो सकती है वो सैटेलाइट? तो जिन सैटेलाइट का वजन 500 किलोग्राम का है वो छोटी सैटेलाइट है, तो उनको लॉन्च किया जा सकता है इन SSLV से। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट के ऊपर काम किया जा रहा है और काफ़ी कुछ हम लोग डेवलप भी कर चुके हैं, वो है रीयूजेबल रॉकेट या फ्यूचर रॉकेट। रीयूजेबल रॉकेट का मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। रॉकेट अगर हम लोग अंतरिक्ष में भेजते हैं तो अंतरिक्ष के अंदर रॉकेट जाकर सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद में वो पूरा रॉकेट कचरा बन जाता है अंतरिक्ष का। तो इसीलिए यहाँ पर एक रीयूजेबल रॉकेट के ऊपर काम किया जा रहा है। यानी कि रॉकेट अंतरिक्ष में जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, अपना मिशन पूरा करेगा और उसके बाद सैटेलाइट के लॉन्च करने के बाद में ये रॉकेट वापस से उतर जाएगा नीचे। अब वापस से लैंड हो जाएगा तो इसके अंदर कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके हम लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग रीयूजेबल रॉकेट बोलते हैं। और इसरो ने यहाँ पर एक रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप किया है जिसका नाम है RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, जिसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया था साल 2016 के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला है। इनफैक्ट यहाँ पे आधे घंटे के अंदर अंदर स्पेस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जितने भी बन सकते थे वो सब क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। आपसे वनडे एग्जामिनेशन में या कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, UPSC एग्जामिनेशन हो, कहीं पर भी कुछ भी क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली आराम से सॉल्व कर पाओगे।
अब इसी बात पे यार इतना टाइम हो गया, इतनी सारी रिसर्च करी है, इतना सारा कंटेंट कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेकर आया गया है, तो आप फटाफट एक वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबाओ, जो टारगेट है हमारा 2K+ लाइक का उसको पूरा करवाओ यार। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल भी होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चर्चा की जा रही है नेटो मेंबरशिप ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन। अब जो ये नेटो का मेंबरशिप है फिनलैंड और स्वीडन को लेकर, ये बवाल क्रिएट कर रहा है दुनिया भर में। फिनलैंड और स्वीडन दो ऐसे देश हैं जिन्होंने यहाँ पर बोल दिया ऑफिशियली हम भैया नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं और आने वाले एक सप्ताह के अंदर हम ये एप्लीकेशन दे देंगे कि हमें नेटो का हिस्सा बनना है। दूसरी तरफ से भैया रशिया की धमकी आ चुकी है और अगर ऐसा होता है तो हम देख पाएंगे यूरोप के अंदर एक और वॉर छिड़ती हुई नजर आएगी। अभी हमने रशिया यूक्रेन का वॉर देखा है, अब दूसरा आप देख पाओगे इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर भी इसी प्रकार से रशिया अटैक करने वाला है। तो आप कहोगे ऐसा क्यों, तो चलो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करेंगे। इस आर्टिकल को आप सिलेबस में कहाँ पर रिलेट कर पाओगे, जीएस पेपर 2 के अंदर टॉपिक है बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स का, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज। तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आप लोग अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेट कर पाओगे। तो न्यूज़ का निकल कर आती है। बेसिक न्यूज़ ये है कि फिनलैंड और स्वीडन जो ये दोनों देश हैं इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, इन्होंने बोला भैया हमें नेटो को ज्वाइन करना है, नेटो ज्वाइन करवा दो। नेटो क्या है, नेटो है यहाँ पर एक ग्रुप जिसका नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो कह लो या नाटो कह लो, है ना। तो यहाँ पर इसके अंदर अभी 30 देश हैं, अगर ये दोनों ज्वाइन कर लेते हैं तो 32 हो जाएंगे, लेकिन अगर ज्वाइन होते भी हैं तो उससे पहले बहुत बड़ा बवाल होने वाला यूरोप के अंदर में। वो क्या होने वाला है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है डिटेल से कि भाई यहाँ पर अभी तक न्यूट्रल थे, अब उसके बाद यहाँ पे नेटो को ज्वाइन करना चालू कर दिया है। अब नेटो की तरफ ये बढ़ना चालू हो चुका है फिनलैंड। तो इसको पहले तो हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे मैप हो गया, इधर रशिया हो गया, इधर कजाकिस्तान, रशिया की कैपिटल मॉस्को। अब फिनलैंड कहाँ पे है, फिनलैंड दिखाई नहीं पड़ रहा, दिखाई पड़ रहा है, ये रहा फिनलैंड। यहाँ पे आप देख पाओगे ये तो रहा यूक्रेन। यूक्रेन भी यहाँ पर एक बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ में, यह तो हम लोगों ने देख लिया। उसी प्रकार से जो फिनलैंड है, फिनलैंड भी यहाँ पर एक बॉर्डर बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ में। और अगर फिनलैंड इस प्रकार से नाटो को ज्वाइन करने के ऊपर जिद करेगा तो भैया रशिया तो यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अभी आप देख पाओगे यूक्रेन के साथ भी सिमिलर चीज़ें हुई थी। सिमिलर चीज़ क्या है, यूक्रेन ने भी यहाँ पर बोला कि भैया मुझे नाटो को ज्वाइन करना है, मेरे को नाटो ज्वाइन करवा दो। अब रशिया ने जबकि मना करा यूक्रेन से कि यार नाटो को ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर नाटो को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन को रोकेगा, और वही हुआ। उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पे फरवरी के मंथ में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना चालू किया, यूक्रेन को पूरी तरह से इन्वेड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आखिरकार रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं चाहता नेटो को ज्वाइन करवाना इन कंट्रीज़ को, वो सब आपको जानने को मिलेगा आगे। तो आपने यहाँ पे देख लिया, इसके ऊपर और भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तो अभी तक फिनलैंड ही ये यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रहा था, अब स्वीडन ने भी बोल दिया है, स्वीडन ने भी यहाँ पर ऑफिशियली बोल दिया कि भैया हमें भी ज्वाइन करना है नेटो। तो फिनलैंड यहाँ पर, फिनलैंड कहाँ पर है, तो ये रहा फिनलैंड जो कि रशिया के साथ में एक बड़े बॉर्डर को शेयर करता है। उसके बाद में स्वीडन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ, इधर डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इधर जाओगे तो आइसलैंड हो गया। ये पांचों कंट्रीज़ हमारी नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाती हैं। आइसलैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो 5 देश हैं हमारे, और डेनमार्क नीचे, ये पांचों नॉर्डिक कंट्रीज़ है, ये आप लोगों को पता होगा। नॉर्डिक कंट्रीज़ में जो आइसलैंड है, नॉर्वे और डेनमार्क है, ये तीनों अभी नाटो का हिस्सा ऑलरेडी हैं। तो अभी स्वीडन और फिनलैंड भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई हम भी नाटो का हिस्सा बन जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है इस टॉपिक को समझने के लिए वो है नाटो। नाटो है क्या, तो यह है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसके बारे में कुछ फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है जो कि डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी। नेटो यहाँ पर एक मिलिट्री अलायंस है जिसको बनाया गया था नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी के थ्रू, यानी एक ट्रीटी है जिसको हम लोग वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से इस ग्रुप को बनाया गया। कब, अप्रैल 1949 में। इस ग्रुप को बनाने के लिए कुछ कंट्रीज सामने आई, जैसे यूएस, कनाडा और भी यहाँ पर वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे, इन सब ने मिलकर इसको बनाया। अब क्यों बनाया गया था, उसका पीछे का कारण था सोवियत यूनियन, क्योंकि उस समय पर यूएसएसआर हुआ करता था, जो आज के टाइम पर रशिया है। रशिया के आसपास की कुछ कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये सब मिला के पूरा का पूरा यूएसएसआर, सोवियत यूनियन हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर टूटता है, फिर उसके बाद ये 15 कंट्रीज़ यहाँ से निकलती हैं, वो सब आपको पता है। लेकिन उसी सोवियत यूनियन को टैकल करने के लिए इस नेटो ग्रुप को बनाया गया था।
आज के टाइम पे करंट टाइम पर बात करें तो नाटो के अंदर 30 देश देखने को मिलते हैं। इसके जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं, जो कि स्टार्टिंग में जिन मेंबर्स ने मिलकर इस नाटो का नींव रखी या फिर जिसको बनाया, वो यहाँ पर बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल, यूके और यूएस, ये कुछ कंट्रीज थी ये जो कि ओरिजिनल मेंबर हैं। अब कहोगे ओरिजिनल मेंबर का मतलब क्या है, तो ये तो स्टार्टिंग में तुरंत ही ये मेंबर्स बने 1949 में जब नाटो को बनाया गया। लेकिन इसके बाद यहाँ पे 1952 से लेकर 1990 के बीच में ग्रीस, टर्की, जर्मनी, स्पेन ने यहाँ पर इसको नाटो को ज्वाइन किया। तो ओरिजिनल कंट्रीज़ ये कहलाती हैं, बाकी सब ने जो बाद में ज्वाइन किया है ये ओरिजिनल कंट्रीज़ नहीं कहलाती हैं इसकी। तो 1999 में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, उसके बाद यहाँ पर हंगरी ने ज्वाइन किया। 2004 से 9 के बीच में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, फिर 2017 से 20 में मोंटेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया। तो ये सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब पूरा का पूरा आपको नाटो देखने को मिल जाएगा। आज के टाइम पर ये 30 देश हैं। तो यूक्रेन ने भी बोला था कि भैया हमें भी ज्वाइन करना है, लेकिन रशिया ने उसको ज्वाइन नहीं करने दिया। उसके बाद अब फिनलैंड यहाँ पे कह रहा है हमें ज्वाइन करना है, तो फिनलैंड को भी यहाँ पे रशिया बोल चुका है, ऑलरेडी वार्निंग दे चुका है कि अगर यहाँ पे फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करता है तो होगा एक बवाल, और रशिया ने भी ऑलरेडी वार्निंग दे दी है। अब कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कब कब कौन कौन से साल में किस किस कंट्री ने नाटो को ज्वाइन किया। नाटो का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो बेल्जियम, ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशन भी आपको इसका बेल्जियम मोन्स में देखने को मिल जाता है। नाटो की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो नाटो का मेजर पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके दो ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की चर्चा करें तब नाटो यहाँ पे एक तरीके से अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। मतलब क्या है कि जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनसे बोलता है कि आपस में बातचीत करो और अपने आप में कोऑपरेशन बनाकर रखो, और जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड विवाद हैं, इश्यूज़ हैं, उन सबको सॉल्व किया जाए। यानी कि जो भी विवाद है उनको ख़त्म किया जाए, ट्रस्ट मेंटेन किया जाए। तो जितने भी देश हैं उनके बीच में आप कह सकते हो दोस्ती, कोऑपरेशन, रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करता है। तो इसका ये तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह है कि भाई एक ग्रुप बना के रखो, यह ग्रुप इतना मजबूत हो कि जो इसका आर्टिकल 5 है वो यहाँ पर ये बोलता है। आर्टिकल 5 अगर हम लोग समझते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं, नाटो को यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि भाई यहाँ पर ये ग्रुप इतना मजबूत कर दिया जाए कि इन 30 देशों में से अगर किसी एक देश के ऊपर भी किसी भी दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया तो ये 30 के 30 देश मानेंगे कि सबके ऊपर अटैक हुआ है, और ये सारे देश मिलकर यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगेंगे। यही नाटो का आर्टिकल 5 बोलता है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो नाटो का मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने आप में एक मजबूत सा ग्रुप बना के चलना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करने के बारे में बोल रहे हैं, तो रशिया क्यों नहीं ज्वाइन करने दे रहा। तो अब आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, क्योंकि नाटो को जब आप लोग देखते हो तो यहाँ पर जो मेन लीडर है ना इनका, वो अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। और अभी रशिया इसको क्यों नहीं ज्वाइन करने दे रहा, इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अभी यहाँ पर रशिया ने, जो नीचे यूक्रेन है, यूक्रेन को क्यों नहीं ज्वाइन करने दिया नाटो, क्योंकि रशिया को पता है कि अगर नाटो को ज्वाइन कर लेता है यूक्रेन या फिर फिनलैंड, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो अमेरिका है वो यहाँ पर इसकी रशिया की बॉर्डर पर आकर बैठेगा, क्योंकि इधर रशिया हो गया, इधर फिनलैंड हो गया, तो यहाँ पे अमेरिका आकर बैठेगा, और फिर यहाँ पर अमेरिका आकर बैठेगा बॉर्डर पर। और हमें पता है कि रशिया और अमेरिका दोनों यहाँ पर कितने पुराने एनिमी, कितने पुराने दुश्मन आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये, तो इससे दिक्कत क्या हुई, अमेरिका अगर बैठेगा तो भी क्या दिक्कत हुई। दिक्कत ये नहीं है कि बैठेगा, दिक्कत ये है ये नाटो का अगर मेंबर बन जाता है तो मान लो यहाँ पर अगर बॉर्डर पर कोई भी छेड़छाड़ होती है, छेड़छाड़ मतलब यहाँ पर कुछ भी होता है, कोई भी विवाद, छोटा विवाद भी क्रिएट होता है, मान लो इधर से कोई अटैक किया गया, अब उसके रिटेलिएशन में रशिया तो ऑब्वियसली बात है आपको डिफेंड करेगा। तो रशिया ने अगर गलती से भी अटैक कर दिया तो इसका मतलब, अगर ये नाटो का मेंबर बन जाता है तो इसका मतलब सभी देशों के ऊपर अटैक हो गया जो कि नाटो का हिस्सा है। तो क्या करेंगे, वो सारे कंट्रीज मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करना चालू कर देंगी। तो रशिया अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई फिनलैंड और यूक्रेन इस नाटो को मत ज्वाइन करना। आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक प्रॉपर एनालिसिस मिल चुका है, अच्छे से चीज़ें यहाँ पर समझ में आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो ये मेंबरशिप अगर ज्वाइन कर ली जाएंगी, या फिर ये जो मेंबरशिप है स्वीडन और फिनलैंड की, ये क्या मायने रखती है। सबसे पहला मायना यहाँ पर यह है, स्वीडन और फिनलैंड दोनों घबराए हुए हैं आज के टाइम पर। घबराए क्यों हैं, स्वीडन फिनलैंड ने देखा कि भाई जिस प्रकार से यूक्रेन के साथ में हुआ है वैसा हमारे साथ ना हो जाए,
तो हम लोग को एक सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाएगी अगर हम लोग नेटो को ज्वाइन कर लेंगे तो नेटो को ज्वाइन कर लेंगे, नेटो का आर्टिकल 5 के अंदर आ जाएंगे। अगर कुछ भी होता है, फिनलैंड या स्वीडन के ऊपर अटैक होता है ज़रा सा भी, तो नेटो एक्टिवेट हो जाएगा और सब मिलकर अटैक करना चालू करेंगे। तो इनको एक सिक्योरिटी की गारंटी मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर स्वीडन फिनलैंड चाहते हैं कि भाई हम नेटो को ज्वाइन कर लें। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख पाओगे एक और इसका मतलब उठता है, मतलब यहाँ पर ये भी उठता है कि इससे ये होगा कि जो पोजीशनशिप है, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो अपना पूरा का पूरा ग्रुप बनाया है, एक संगठन बनाया है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे वो बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट जो बाल्टिक सी वगैरह वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसके पास के जो कंट्रीज़ है वो सब नाटो का मेंबर बन जाएंगी। कहने का मतलब यह है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ऊपर की साइड में ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ये जो मैप है क्लियर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे समझने के लिए हम लोग समझ सकते हैं जब आप लोग यहाँ पर ये वाला हिस्सा देखते हो। ठीक है, तो इस वाले हिस्से ये वाला हिस्सा भी ऐड हो जाएगा। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, रशिया के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद एक मतलब ये भी होता है कि भैया रशिया का काउंटर प्रोडक्टिव आ जाएगा, यानी कि रशिया के अगेंस्ट में एक ग्रुप तैयार हो जाएगा, वही बात है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे ये सारे काम नज़र आते हैं, ये सब मतलब उठता है इस नेटो के अंदर ज्वाइन होना। क्लियर हो गया? आगे आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया, हमने ये भी बात कर ली। अब क्वेश्चन ये है कि जब इन्होंने बात करी है कि भाई हाँ हम लोग नेटो को ज्वाइन करेंगे, तो रशिया प्लस कोई और दूसरा देश है जिसने रिएक्ट किया है। तो हाँ, रशिया ने क्या रिएक्ट किया है इसके बारे में सुन लो। रशिया ने यहाँ पे भैया वार्निंग दे दी है फिनलैंड को, और फिनलैंड को वार्निंग देते हुए बोला है कि भाई अगर आप ये स्टेप उठाते हो, ये कदम उठाते हो, नेटो को ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पर आप इसके बारे में अवेयर रहना, और एक वार्निंग आपको मिल जाती है। बिल्कुल सेम वार्निंग यूक्रेन के टाइम पर भी यूक्रेन को दी गई थी, रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पर। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर यूरोप और यूएस का क्या कहना है। तो यूरोपियन और यूएस दोनों यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं स्वीडन फिनलैंड को, भाई आ जाओ ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये दोनों तो लीड कर रहे हैं नेटो को, तो ये तो बहुत आराम से वेलकम कर रहे हैं, दोनों हाथ खुल के आ जाओ नेटो को ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि यूएस तो चाहता ही है, यूएस तो चाहता भी ये भी था कि यहाँ यूक्रेन भी नेटो को ज्वाइन करे। यूएस चाहता है कि यहाँ पे एक दबदबा बन जाए रशिया के आसपास बॉर्डर पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यूएस, यूरोपियन यूनियन दोनों यहाँ पे खुश हैं, दोनों यहाँ पर चाहते हैं कि आकर ज्वाइन कर ले। क्लियर हो गया? बाकी अभी कल एक और अपडेट निकल कर आता है। कल अपडेट क्या निकल कर आता है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने एक मीटिंग करी, एक बैठक बैठाई। वो बैठक बिठाई है पूरे समिट की। वो समिट हुआ है CSTO का। CSTO का मतलब क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो CSTO की बैठक बैठाई, और इस बैठक के बैठने के बाद में यहाँ पर इन सब ने डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पर अगर कुछ भी विवाद होता है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे रशिया भी अटैक करना चालू कर देगा। CSTO क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आपको 6 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। 6 कंट्री का ये ग्रुप है, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, इधर यहाँ पर आर्मेनिया, इधर यहाँ पे तजिकिस्तान, और इधर यहाँ पर किर्गिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान पहले इसका फॉर्मर पार्ट रह चुका है, आज के टाइम पर नहीं है। तो एक टाइम पर हम देख पाते हैं नाटो वर्सेस CSTO भी काफ़ी चलता था। नाटो वर्सेस CSTO यहाँ पे देखने को मिलता है। तो CSTO नाटो के अगेंस्ट में ग्रुप को बना रखा है। CSTO को बनाया गया था 14 फरवरी 1992 में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। बाकी ये एक मिलिट्री अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर रशिया में देखने को मिलेगा। इसके 6 मेंबर्स आज के टाइम पर ध्यान रखना, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान। 3 इसके फॉर्मर मेंबर है। ये जो मेंबर हैं अज़रबैजान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, ये पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। एक ऑब्जर्वर स्टेट है सर्बिया। बाकी यहाँ पर ये 6 के 6 आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ये करंट मेंबर हैं। तो जो CSTO है ये एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर जो CSTO की जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो 6 देश हैं, इनकी जो सरकारें हैं वो सब मिलकर यहाँ पर आपस में काम करती हैं। उसका हेडक्वार्टर रशिया के मॉस्को में है। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। 6 मेंबर्स कौन कौन से भी हमने डिस्कस कर लिया है। और जैसा नाटो है ना, वैसे आपको CSTO देखने को मिलेगा। नाटो का कहना यह है, क्या कहना है नाटो का? नाटो का कहना यह है कि हमारे ऊपर अगर अटैक होता है तो हम लोग यहाँ पर आर्टिकल 5 को एक्टिवेट कर देंगे, सारी कंट्रीज़ मिलकर अटैक करना चालू कर देंगी। उसी प्रकार से यहाँ पर CSTO भी बोलता है। CSTO ये बोलता है कि देखो जो भी अग्रेशन, अगर यहाँ पर इन 6 कंट्री में से एक कंट्री के खिलाफ में भी कोई अग्रेशन होता है तो CSTO की सारी कंट्रीज़ मिलकर उसके अगेंस्ट में अग्रेशन दिखाएंगी। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों ने इस आर्टिकल को भी काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
अगले आर्टिकल में चर्चा की जा रही है साइक्लोन आसानी के बारे में। तो साइक्लोन आसानी रिसेंट डेज में काफ़ी चर्चा में था और इसी वजह से यहाँ पर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चर्चा में है। मैंने द हिंदू के वीडियो में तो कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं किया था। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये वीडियो नहीं देखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैं इसको भी कवर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट होगा? सिलेबस में जीएस पेपर 1 और 3 के अंदर हमारा टॉपिक है फिजिकल, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो आप लोग यहाँ पर इसको इससे रिलेट कर पाओगे। तो अगर हम लोग देखें साइक्लोन आसानी के बारे में, तो अभी रिसेंट डेज में साइक्लोन आसानी ये जो चक्रवात है ये हमें देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन के अंदर में। इससे पहले भी साल 2020, साल 2021 में अलग अलग भारी भरकम साइक्लोन्स आए, खतरनाक साइक्लोन्स आए। ताउते, यास, निसर्गा, अम्फान जिसने एक पूरा का पूरा डिजास्टर क्रिएट कर दिया था। तो ये सारे साइक्लोन ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी हम लोग साइक्लोन आसानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो साइक्लोन आसानी यहाँ पर इस प्रकार से बना था बे ऑफ बंगाल में, है ना। फिर इस प्रकार से आगे बढ़ता रहा, 10 मई तक यहाँ पर पहुँचा था ये पूरा का पूरा चक्रवात, है ना। इसका तूफान ये यहाँ पर बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के एरिया को यहाँ पर हिट किया था। आपको याद होगा इसी चक्रवात के दौरान यहाँ पे एक रथ बहता आया था, ठीक है। रथ यहाँ पर बहता आया था, उस रथ को यहाँ पर उठाया गया यहाँ से समुद्र के अंदर से। वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन्ड आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल साइक्लोन को लेकर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में हेल्प करेगा। जैसे जब हम लोग बात करते हैं साइक्लोन की, तो इंडिया के पास यहाँ पे बाई एनुअल साइक्लोन सीजन देखने को मिलता है। बाई एनुअल साइक्लोन सीजन का मतलब यह है एक साल में 2 बार सीजन आता है साइक्लोन आने का। एक सीज़न तो होता है मार्च से मई के महीने का, मार्च से मई के महीने में साइक्लोन आता ही आता है। उसके बाद दूसरा सीज़न होता है अक्टूबर से दिसंबर का। अगर सितंबर में आता है कोई साइक्लोन तो वो यहाँ पर रेयर ओकेजन होता है, बहुत कम ऐसा हुआ है। और ऐसा हुआ भी आपको ध्यान रखना है, पिछले साल हुआ था। पिछले साल सितंबर में साइक्लोन गुलाब आया था। साइक्लोन गुलाब जैसी आया, ये हमारे इतिहास का तीसरा साइक्लोन बना था जो कि एक रेयर साइक्लोन था। उससे पहले साल 2005 में प्यार नाम का साइक्लोन आया था। साल 2018 में दया नाम का साइक्लोन आया था, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 साइक्लोन्स रेयर साइक्लोन है। रेयर साइक्लोन का मतलब अपने सीजन से एक दूसरे सीजन में आ जाना। इनका वैसे साइक्लोन का सीजन कौन सा है? मार्च से मई के महीने में आएंगे या फिर अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। इनके अलावा यहाँ पर सितंबर के महीने में जो साइक्लोन आता है वो एक रेयर साइक्लोन कहलाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे आते हैं। अब साइक्लोन का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो साइक्लोन है वो कुछ खतरनाक भी होते हैं, कुछ कम खतरनाक भी होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत सारे साइक्लोन होता है जो कि बहुत ज़्यादा डिजास्टरस होता है। अब डिजास्टरस होंगे कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलता है उनकी हवा की स्पीड से। मान लो कोई चक्रवात आया, तूफान अपने साथ में लेकर आया है, उस तूफान की जो स्पीड है वो कितनी है। अब उस तूफान के अंदर जो स्पीड है, जो हवा की स्पीड है, वो 51 किलोमीटर पर आवर की है या उससे कम है, तो वो डिप्रेशन साइक्लोन कहलाता है। मतलब कि वहाँ पे उसका कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं। उसका जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी, साइक्लोन उतना खतरनाक होता चला जाएगा। यहाँ पे 51 किलोमीटर पर आवर से स्पीड अगर बढ़ जाती है तो यहाँ पर डीप डिप्रेशन कहलाता है। या फिर ये 87 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाता है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म कहलाता है। 117 किलोमीटर की स्पीड पहुँच जाती है तो सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और 222 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ अगर हवा चलने लगती है साइक्लोनिक स्टॉर्म के अंदर, ये तूफान इतना ज़्यादा भारी होता है तो उसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। तो ये इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो कि इसकी विंड की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आगे आते हैं। अब साइक्लोन्स की बात करते हैं। तो ये जो साइक्लोन होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं? देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होता है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बीच में आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में जो आने वाले साइक्लोन्स हैं इन्हीं को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम से जानते हैं। अब इंडिया की साइड में जो साइक्लोन आता है ना, इसको हम लोग साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं कि हाँ भाई जो चक्रवात आया भारत की साइड में, इधर बे ऑफ बंगाल पे या फिर अरेबियन सी में, तो उसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही चक्रवात अगर चाइना, जापान की साइड में आता है तो उसको हम लोग टाइफून के नाम से जानते हैं। यही साइक्लोन अगर ऑस्ट्रेलिया की साइड में आता है तो उसको हम लोग विली विलीस के नाम से जानते हैं। और यही साइक्लोन अगर साउथ अमेरिका की साइड में आता है तो उसको हम लोग हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि यूपीएससी इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत साल पहले। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, मैंने क्वेश्चन लगा भी रखा है, आप ये देख पाओगे। 1995 में इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विली विली क्या है? ऑप्शन ए, टाइप ऑफ ग्रीन ग्राउंड इन टेम्परेट रीजन। ऑप्शन बी, अ विंड दैट ब्लोज इन अ डेजर्ट। ऑप्शन सी, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। या फिर ऑप्शन डी, अ काइंड ऑफ कॉमन फिश फाउंड नियर लैकेडीव्स आइलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया पर आने वाला साइक्लोन ही विली विली कहलाता है।
क्लियर हो गया। आगे आते हैं, हम लोग कहाँ थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमने सीख लिया। अब आपको एक चीज़ ये देखने को मिलेगी, जो साइक्लोन आसानी है इसके बारे में हमने चर्चा की, तो आप कहोगे आसानी नाम क्या है, कहाँ कैसे काम, मतलब नाम कैसे रखा गया इसका, कोई भी नाम दे देता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी नाम नहीं देता है। यहाँ पे जो नाम आसानी दिया गया है ये श्रीलंका के थ्रू दिया गया है, आप लोग को ध्यान रखना है, आपसे वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो श्रीलंका ने इस साइक्लोन का नाम दिया है आसानी। लेकिन ये कैसे नाम रख किया जाता है, साइक्लोन का नामकरण कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। साल 2000 में एक ग्रुप ऑफ नेशन यानी कि कुछ कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, जिसको हम लोग WMO या फिर एसकेएम के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कंपैशन फॉर कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अगर यहाँ पे जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर पहले स्टार्टिंग में साल 2000 के टाइम पर कुछ कंट्रीज़ लाई गई, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। इन कुछ कंट्रीज़ को इस समय इस ग्रुप के अंदर रखा गया और ये कुछ कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया साइक्लोन को नामकरण देना, या फिर साइक्लोन का नामकरण करने की जो शुरुआत है वो पहले इन कंट्रीज़ के थ्रू होती है। लेकिन केवल इतना ही काफ़ी नहीं था, होता क्या है, साल 2018 में इन कंट्रीज़ के अंदर कुछ और कंट्रीज़ को ऐड किया जाता है। जैसे कि पहले अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज़ देखने को मिल रही हैं, इसके अंदर फिर हम लोग 5 कंट्रीज़ को और ऐड कर देते हैं, है ना। 5 कंट्रीज़ को और ऐड कर दिया तो टोटल यहाँ पे 13 कंट्रीज़ हो गई। 5 कंट्रीज़ को साल 2008 में ऐड किया जाता है इस ग्रुप में। वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन। तो आज के टाइम पर टोटल 13 कंट्रीज़ हैं और आप देख पाओगे 13 कंट्रीज़, अगर 13 कंट्रीज़ सब 13 नाम देंगी, 13 कंट्रीज़ 13 नाम देंगी, तो टोटल हमारे पास 169 साइक्लोन के नेम की लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो वो लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी तैयार है। तो कोई भी साइक्लोन आता है, इस लिस्ट में से नाम उठाया जाता है और उस साइक्लोन को दे दिया जाता है। तो साइक्लोन आसानी जो है ये श्रीलंका ने नाम दिया हुआ था, तो ये श्रीलंका की साइड से आया। उसके बाद जो साइक्लोन आएंगे उस लिस्ट के अंदर वो सारे नाम आपको मेंशन्ड देखने को मिल जाएंगे। तो ये होता है एक प्रकार जो उसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है साइक्लोन की नेमिंग के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि साइक्लोन का जब नामकरण करते हैं तो नामकरण करते वक्त कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहली चीज़, जो भी नाम होना चाहिए वो एक न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा ना हो किसी पॉलिटिकल फिगर को कवर कर रहा हो, यानी किसी भी दूसरे व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को ठेस ना पहुंचा रहा हो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है साइक्लोन की वजह से एक क्राइसिस आ रहा है, तो वो यहाँ पर किसी दूसरे का जो नाम अगर साइक्लोन को दे दिया जाएगा तो वो सूट नहीं करेगा। प्लस यहाँ पे जो साइक्लोन का नाम है वो रूड और क्रूअल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्रूअल ना नाम देखने को मिले, कुछ ज़्यादा निर्दय पड़ने वाला नाम ना देखने को मिल जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर नाम ऐसा हो कि भाई छोटा सा हो। आपने देखा होगा साइक्लोन के नाम बहुत छोटे छोटे होते हैं, यास, ताउते, अम्फान, आसानी, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया, इसकी गाइडलाइंस के अंदर मेंशन है कि नाम छोटा सा होना चाहिए और बहुत आराम से बोलना लोग पाएँ, मतलब आराम से बोल पाएँ, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ईजी हो, इस प्रकार से नाम को डिसाइड किया जाना चाहिए। प्लस जो साइक्लोन का नाम होता है इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 8 लेटर का होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी साइक्लोन का नाम है वो 8 लेटर से ज़्यादा का नहीं हो सकता। आगे आते हैं, अब साइक्लोन्स के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया गया है। मैंने आपको ये सारी गाइडलाइंस बता दी हैं। इसके साथ साथ कुछ और गाइडलाइंस हैं। भाई नाम आपको जब दोगे नामकरण करके तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी करके देना है कि हाँ उसको कैसे बोला जाएगा, कहीं पता चला गलत नाम से बोलते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी यहाँ पे मान लो जैसे आज आसानी के बारे में हमने चर्चा करी, अब आसानी नाम एक बार आ चुका है, क्या वापस से इन फ्यूचर आसानी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं दोबारा? तो नहीं। एक बार साइक्लोन का नाम दे दिया, उसके बाद इस साइक्लोन का नाम दोबारा कभी नहीं यूज़ किया जा सकता, हमेशा एक नया नाम होना चाहिए। ये यहाँ पर साइक्लोन की गाइडलाइंस हैं। क्लियर हो गया? तो साइक्लोन को लेकर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है ना। अब ये मैंने आपको बता ही रखा है साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है काफ़ी बार। ये देखो ऑब्वियस सी बात है, पानी यहाँ पर गर्म है, पानी ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर पर साइक्लोन पड़ रहा है तो सूर्य की किरणें पड़ रही है, पानी गर्म हो रहा है। अब गर्म होगा तो उठेगा, भाप बनेगी, जो भी चीज़ गर्म हो जाती है ऊपर उठनी चालू होती है। ऊपर उठेगा तो इसके आसपास का जो ठंडा वाला एरिया है, जो ठंडी हवा है वो इधर की साइड भागेगी, लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा। ऊपर यहाँ पे जब ये गर्म भाप उठेगा, ऊपर हवा जो ठंडा भाप है ठंडी हवा से मिलेगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से हवा चलने चालू हो जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पे कोरोलिस फोर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऐसी प्रकार से ये चीज़ें चलती रहती हैं और ये जो साइक्लोन है बनता रहता है। फिर उसके बाद ये ट्रैवल कर जाता है कोस्टल एरियाज़ की साइड में, तट की साइड में। ये हमारे साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हुआ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। आई होप आपने बहुत कुछ यहाँ पर सीख लिया है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर।
अब अगला आर्टिकल तो नहीं है, फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं। हालांकि एक आर्टिकल मैंने और ये रखा था, बट वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। देखो अब कोई बात नहीं, इससे डिस्कशन प्रॉपर होना चाहिए, ये हमारे लिए मैटर करता है। हमने क्या सीखा है, जितने अच्छे से सीखा है वो मैटर करना चाहिए। कम सीखा है लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सीखा है, वो चीज़ें यहाँ पर सही हैं। ऐसा ना हो, देखो एक आर्टिकल मैंने ये लिया हुआ था फर्टिलाइज़र्स को लेकर, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, बहुत डिटेल से डिस्कस करना था उसे भी, लेकिन ऑलरेडी बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा वीडियो। इस चक्कर में यहाँ पे कोई बात नहीं, कल के वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। परेशान ना हो, चीज़ों को सीखो तो पूरी अच्छी तरीके से एनालाइज कर लो कि दोबारा मुझे वो टॉपिक उठाने की आवश्यकता पड़े ना। तो हमने अभी डिस्कशन किया, फटाफट ओवरव्यू लेते हैं। तो पहले आर्टिकल में हमने जाना गगनयान मिशन के लिए HS-200 जो बूस्टर है इसको डेवलप कर लिया गया इसरो की साइड से। अब जो ये बूस्टर है ये मदद करेगा कि इस GSLV Mark 3 रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में। काफ़ी सारे आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं। बूस्टर क्या होता है हमने डिस्कस किया, GSLV Mark 3 रॉकेट के बारे में हमने जाना, इसके अलग अलग स्टेजेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना। GSLV रॉकेट क्या होता है हम लोगों ने ये समझा। फिर रॉकेट्स के अलग अलग आपको प्रकार देखने को मिल जाएंगे, SLV, GSLV, ASLV, PSLV, GSLV Mark 3। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसरो के पास एक टाइम पे कैसा रॉकेट था और आज के टाइम पर इसरो ने किस प्रकार से अपने रॉकेट को डेवलप किया है। इंडिया के रॉकेट्स के हमने इसके बारे में जाना, इंडिया के रॉकेट्स के बारे में आपको बताया। फिर गगनयान मिशन के बारे में हम लोगों ने समझा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम लोग तैयार करने वाले हैं 2030 तक। उसके बाद जो गगनयान मिशन है इसको यहाँ पे इसरो तैयार कर देगा। 3 बार में इसको हम लोग पूरी तरह से कनेक्ट करेंगे, 2 बार यहाँ पे डेमो होगा, तीसरी बार में हम लोग एक फाइनल इसका मिशन कनेक्ट करने वाले हैं। इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल जिसको मिलाकर हम लोग ऑर्बिटर मॉड्यूल बोलते हैं। फिर अर्थ के बारे में हमने चर्चा करी कि ये कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट पर लॉन्च किया जाएगा। 300 से 400 किलोमीटर पृथ्वी से दूरी पर यहाँ पर इसको लॉन्च करने वाले हैं। इस मिशन के अंदर में 3 लोगों को भेजा जाएगा, जिसमें से 2 आदमी और 1 यहाँ पर महिला होने वाली हैं। जो GSLV Mark 3 है मैंने आपको बताया कि पहले जो होगा यानी 3 फेज़ में जब इसको लॉन्च करेंगे तो पहले फेज़ में कोई नहीं होगा, दूसरे फेज़ में यहाँ पर एक रोबोट भेजने वाले हैं जिसका नाम है व्योमित्रा। फिर तीसरे फेज़ में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे फेज़ में अपने 3 लोगों को भेजेंगे। फिर ये कैसे जाएगा ये हमने डिस्कस किया। रॉकेट जाएगा ऊपर, लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुँचेगा, जो यहाँ पे ऑर्बिटर मॉड्यूल है वो यहाँ से निकलेगा, 5 से 7 दिन तक ये स्पेस में तैरेगा। उसके बाद नीचे उतरेगा, सर्विस मॉड्यूल ऑर्बिटर मॉड्यूल अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो हमारा क्रू मॉड्यूल है नीचे गिरना चालू करेगा, पैराशूट ओपन हो जाएगा, अरेबियन सी में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको रिकवर कर लिया जाएगा। फिर हमने अपकमिंग मिशंस को जाना, इसरो के पास में अभी कौन कौन से रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV, ये सारी बातें हम लोगों ने अभी ऑलरेडी कवर कर ली हैं। फिर उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने जाना कि जो फिनलैंड और स्वीडन है ये दोनों बोल रहे हैं कि भैया हमें नाटो को ज्वाइन करना है। अब नाटो को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन अभी यहाँ पर दिक्कत यह है कि रशिया इनको नाटो ज्वाइन नहीं करने देगा। रशिया ने यहाँ पर वार्निंग दे दी है कि भाई देखो फिनलैंड नाटो को ज्वाइन नहीं कर सकता। फिनलैंड अगर नाटो को ज्वाइन करेगा तो अमेरिका यहाँ पर रशिया के बॉर्डर पर आकर बैठेगा, जिससे एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। इसको लेकर ऑलरेडी काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। तो फिनलैंड स्वीडन दोनों कहाँ पर है, दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिनलैंड स्वीडन दोनों नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। नॉर्डिक कंट्रीज़ में 5 देश आते हैं, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। लेकिन इसमें से अभी ये जो 3 है ये तीनों यहाँ पर ऑलरेडी नाटो का पार्ट हैं, ये दोनों भी नाटो का पार्ट बनना चाहते हैं। नाटो क्या होता है हमने डिस्कस किया, एक ग्रुप है जहाँ पर 30 कंट्रीज़ का मेंबर, वो 30 कंट्रीज़ का एक ग्रुप देखने को मिलता है, 30 देश यहाँ पे मेंबर हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ देश थे जिन्होंने यहाँ पर नाटो को बनाया, ये इसके ओरिजिनल मेंबर्स है। बाद में इस प्रकार से और भी मेंबर्स ऐड होते हुए चले गए, है ना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि नाटो का मेंबर बनने से यहाँ पर इन कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा होने वाला है। फिर हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से जो रशिया है प्लस जो दूसरे देश हैं वो यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं नाटो के प्रति। ये जो स्वीडन और फिनलैंड बोल रहा है ना कि हमें ज्वाइन करना है, तो उसके प्रति रशिया ने बोला है कि भाई देखो हम आपके खिलाफ फिर वार्निंग एक दे रहे हैं और एक स्टेप उठा सकते हैं। फिर हमने जाना कि अभी देखो CSTO की मीटिंग बैठी है जहाँ पर CSTO के बारे में चर्चा की गई। CSTO क्या है मैंने आपको बताया, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपको 6 मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से मेंबर है वो डिस्कस कर लिए गए। फिर साइक्लोन आसानी के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। IMD ने अभी प्रेडिक्शन किया था कि भाई साइक्लोन आसानी हिट करेगा, साइक्लोन आसानी ऑलरेडी यहाँ पर हिट कर चुका था, तो उसके बारे में जो चर्चा है हमने काफ़ी बाद में डिस्कस की है, क्योंकि बीच में एक वीडियो आया भी नहीं था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर साइक्लोन कैसे आते हैं, 22 साइक्लोन सीज़न देखने को मिलता है, यानी कि एक सीज़न है कि मार्च से मई के महीने में साइक्लोन्स आते हैं, दूसरा सीज़न है अक्टूबर से दिसंबर के महीने में यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, और जो सितंबर के महीने में साइक्लोन आता है उसको हम लोग रेयर साइक्लोन बोलते हैं। और रेयर साइक्लोन अभी तक 3 बार आ चुका है, ठीक है। एक का नाम प्यार जो 2005 में आया था, दया 2018 में, और पिछले साल गुलाब का नाम का आया था।
फिर हमने साइक्लोन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, जिसकी हवा की स्पीड तेज़ होगी वो और ख़तरनाक होगा। साइक्लोन के प्रकार के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उसके बारे में जाना कि अलग अलग जो नाम है वो दिए जाते हैं, कैसे नामकरण किया जाता है साइक्लोन का वो हम लोगों ने समझा। साइक्लोन्स कैसे बनते हैं वो हमने समझा। फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया कि विली विली क्या है, तो विली विली भी एक साइक्लोन जो कि ऑस्ट्रेलिया की साइड में आता है। क्लियर हुआ ना। इसी के साथ में हम लोग करेंगे अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।